आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके अंदर जो शेड्यूल्स आते हैं हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमारे अभी आपको यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म आया है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और हर एक एग्ज़ाम को ये कवर करते हुए चलेगा। आज हम पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स होते थे। इस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स ना होकर 12 शेड्यूल्स हैं एंड 22 पार्ट्स हैं। हम हर एक शेड्यूल्स को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल के साथ। हमारा पहला शेड्यूल कौन सा है? फर्स्ट शेड्यूल, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद टेरिटोरियल डिमार्केशंस। फर्स्ट शेड्यूल में हमारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सैलरी, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द वेरियस ऑफिस बियर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इट मीन्स सेकेंड शेड्यूल में ये है कि हर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सैलरी, लोकसभा के मेंबर्स की सैलरी, राज्यसभा के मेंबर्स की सैलरी, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो पार्लियामेंट का मेंबर है, उसकी सैलरी सेकेंड शेड्यूल से जाती है। हमारा थर्ड शेड्यूल है थर्ड शेड्यूल में ये बताता है कि हर एक लोकसभा के मेंबर स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी ओथ, प्राइम मिनिस्टर की ओथ, प्रेसिडेंट की ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ एंड अफर्मेशन को बताता है थर्ड शेड्यूल। इसमें हर एक लोकसभा के, राज्यसभा के हर एक मेंबर्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ओथ्स के बारे में बताता है, ओथ एंड अफर्मेशंस के। सेकंड शेड्यूल सैलरी के बारे में बताता है एंड थर्ड शेड्यूल आप ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बताता है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है हमारे? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ऐसे कि आपको पता होगा हर एक स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी, यूपी में कुछ सीट्स लोकसभा से होती हैं, कुछ सीट्स राज्यसभा से होती हैं। यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, कहीं पे भी यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली में ही कुछ सीट्स राज्यसभा से होती हैं, कुछ सीट्स लोकसभा से होती हैं। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स, लोकसभा की कितनी सीट्स किस स्टेट्स में है, किस यूनियन टेरिटरीज में है, फोर्थ शेड्यूल ये बताता है हमारा। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? फिफ्थ शेड्यूल जो हमारे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको फिफ्थ शेड्यूल में रखा गया है। फिफ्थ शेड्यूल में एक शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रखा हुआ है, जैसे कि हमारा हुआ असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सब हुआ। और सिक्स शेड्यूल में भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ को ही रखा गया है, लेकिन इसमें इनको एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। स्टेट्स के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी शेड्यूल्स, किसी भी ट्राइब्स को किसी भी ट्राइब्स को चाहे वो स्पेशल प्रोविज़न दे सकते हैं। तो सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेट्स को सिक्स शेड्यूल में रखा गया है। सिर्फ 4 स्टेट है जिनको सिक्स शेड्यूल्स में रखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, आप लर्न कर सकते हैं, ATM²। ATM A असम, T त्रिपुरा, M मेघालय एंड मिज़ोरम। इसको आप ये 4 स्टेट्स लर्न करके रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के थ्रू, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में मोस्टली कन्फ्यूज़न होता ही है। हमारा आगे नेक्स्ट है सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल में क्या है कि डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स, या फिर सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर्स के पास क्या क्या पावर है और स्टेट्स के पास क्या क्या पावर है, सेवन्थ शेड्यूल में ये बताया गया है। जैसे कि आपको पता होगा 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंटर के पास होती है, यूनियन लिस्ट मतलब इसके अंदर कुछ आइटम्स आते हैं जिसके पास राइट होता है सेंटर के पास कि ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बना सकता है। स्टेट के पास राइट होता है इन सब्जेक्ट्स पे कि वो लॉ बना सकता है। कंकरेंट मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलके बना सकते हैं। जब ये फॉर्म हुआ था तब इस टाइम इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अभी 98 सब्जेक्ट्स हैं। तो जो प्रेजेंटली में जो है आप उसको लर्न करके रखिएगा कि इस टाइम यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं। और इसमें क्या पावर होती है? सेंटर हैव द पावर टू मेक लॉ। स्टेट लिस्ट में 66 थे, लेकिन प्रेजेंट में क्या है? 59 है। तो आप प्रेजेंट वाला ही याद रखिएगा, इसमें सेंटर के पास पावर होता है कि वो लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते थे जब वो फॉर्म हुआ था, इस टाइम क्या है? 52 है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हमारा एजुकेशन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछते हैं कि
एजुकेशन किस लिस्ट में था, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट किस लिस्ट में था, तो ये कंकरेंट लिस्ट में होता है। एजुकेशन हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आते हैं, आप इसको एक पेन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। रेडियो, टेलीविज़न, ये हमारी यूनियन लिस्ट में आते हैं। या फिर कोई भी हम इंश्योरेंस होता है, सेंसस, बैंकिंग, डिफेंस से रिलेटेड, ये सब, रेलवे से रिलेटेड, ये सब सेंटर हैंडल करती है। सेंटर के पास पावर है कि ये इन सब चीज़ों पर, डिफेंस से रिलेटेड लॉज या फिर रेलवेज में, ये सब चीज़ सेंटर कर सकती है। स्टेट के पास ये पावर नहीं है, तो ये सब चीज़ें यूनियन लिस्ट में आएंगी। एक बार फिर से आप बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। रेडियो एंड टेलीविज़न, डिफेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब हमारी यूनियन लिस्ट में आती हैं। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि दे देते हैं कि एजुकेशन किस लिस्ट में था, फॉरेस्ट किस लिस्ट में आता है, एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है, तो आपको इससे रिकॉल रहेगा। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, जैसे कि आप देख ही रहे इस समय कोविड के टाइम में, पुलिस स्टेट लिस्ट में आती है, एग्रीकल्चर, ये सब हमारी स्टेट लिस्ट में आती है। पंचायत हमारी स्टेट लिस्ट में आती है। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो हमारी स्टेट लिस्ट में आती है। ये चीज़ें हमारी स्टेट लिस्ट में आती हैं। कंकरेंट लिस्ट में क्या आती हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शंस, डिवोर्स, ये सब किस में आती है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ये सब किस में आती है, ये सब जो है पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट में आती है। तो आई होप कि आपने ये तीनों लिस्ट अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। सो हमारा नेक्स्ट है 8th शेड्यूल। 12 शेड्यूल्स होते हैं तो अभी हम 8 शेड्यूल्स पे हैं। 8 शेड्यूल्स में क्या था कि जब इसमें लैंग्वेजेस के बारे में था, लैंग्वेज की कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। जब स्टार्टिंग में ये फॉर्म हुआ था तो इसमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, बट इस टाइम प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस आते हैं। यहाँ पे मेंशन हुआ है, हर एक पॉइंट को मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसमें 8 शेड्यूल में अमेंडमेंट हुए थे। ये 3 अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है। पहला अमेंडमेंट क्या था, आप देख सकते हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि अगर हमें भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड करना हो तो हम एक अमेंडमेंट के थ्रू हम उसको ऐड कर सकते हैं। अमेंडमेंट का भी एक आर्टिकल होता है, 368 आर्टिकल्स होते हैं। 368 अमेंडमेंट का ये आर्टिकल होता है। सो अमेंडमेंट के थ्रू हम किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को नहीं, कुछ हैं लिमिटेड, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं ऐड कर सकते हैं, बस मोस्टली चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंधी जो हमारी लैंग्वेज है ये ऐड कब हुई थी, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। कोंकणी लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज एंड मणिपुरी लैंग्वेज, मणिपुरी लैंग्वेज मणिपुर में बोला जाता है, ये कब हुआ था ऐड, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये ऐड हुआ था। ये अमेंडमेंट और ये ईयर और कौन कौन सी लैंग्वेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है और इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस आपके यूपी SSC वाले में ज़रूर पूछा जाएगा। तो कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, 21st 71st आपको ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथली, ये 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, इसमें ये चारों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। उड़िया, पहले हम उड़िया बोलते थे, अब हम उड़ीसा बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं। ये इसका जो नाम ये चेंज हुआ था, ये 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था। ये 4th वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी ये 3 लैंग्वेजेस जो कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस किस अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुई थी, ये आपसे इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बोला जाता है। इसमें इसका क्या था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें बोली गई थी 9 शेड्यूल्स में। मैच द कॉलम के थ्रू या फिर क्वेश्चंस के थ्रू पूछ सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स किस शेड्यूल में था, तो ये 9 शेड्यूल में था। तो हमारा नेक्स्ट वन है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है प्रोविजन रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड। इस 10th शेड्यूल में हमारा आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दर बादुल कानून। इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ था, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये अमेंडमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसलिए मैंने हर एक चीज़ को एक साथ कवर कर दिया है ताकि जो है कहीं आपको किसी अमेंडमेंट के लिए इधर से उधर न जाना पड़े। हमारा 11th शेड्यूल है, हमारा 11th शेड्यूल है पंचायत के बारे में बताता है। 11th शेड्यूल पंचायत के बारे में, और जो नेक्स्ट एंड लास्ट शेड्यूल है हमारा 12th, वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है। आप अपने नोटबुक में ऐसे ही कॉलम, एक तरफ पंचायत और एक तरफ म्यूनसिपैलिटीज़ लिख के आप कॉलम बना के
इसको डिवाइड कर सकती हैं। पंचायत में क्या था, इसमें पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के बारे में बोला गया था 11वें शेड्यूल में। पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था। और जैसे कि आपको पता है पार्ट्स भी होते हैं, तो पंचायत के पार्ट्स 9th पंचायत का पार्ट्स है और म्यूनसिपैलिटी का 9A पार्ट है। तो 11वें शेड्यूल में पंचायत है, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ है, 29 सब्जेक्ट्स हैं पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या है 18 सब्जेक्ट्स है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है पंचायत में एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 है म्यूनसिपैलिटीज़ में। और म्यूनसिपैलिटीज़ का पार्ट क्या है 9A म्यूनसिपैलिटीज़ का पार्ट है। यहाँ पे जो मैंने अभी 12th शेड्यूल के बारे में बताया है म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ का 18 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड पार्ट्स 9A पार्ट होते हैं। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे रिलेटेड आपको हर एक डाउट शेड्यूल से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में शेड्यूल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको इसको मैच करना है। 4th शेड्यूल हमारा किस में था, आप आंसर करिएगा इसका। 4th शेड्यूल हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 6th शेड्यूल हमारा ट्राइबल एरिया से रिलेटेड था, ये मेंशन है। 8th शेड्यूल हमारा किससे था, लैंग्वेजेस से था। एंड 9th शेड्यूल हमारा किससे था, लैंड रिफॉर्म से था, जिसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसको मैंने बताया है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। किस शेड्यूल में ये हुआ था कि ट्राइबल लैंड्स जो थे उनको प्राइवेट पार्टीज़ को दिया गया था फॉर माइनिंग के लिए, ये हमारा किस शेड्यूल में है। सो ये हमारा 5th शेड्यूल में आता है। 5th शेड्यूल में मैंने आपको बताया था, 5th शेड्यूल में था कि प्रोविज़न रिलेटेड टू द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड हम प्रोविज़न कर सकते हैं। सो यहाँ पर ट्राइबल लैंड्स आया था, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 5th शेड्यूल हो जाएगा। कोयलो एक केस होता है जो लैंड से रिलेटेड, लैंडमार्क से रिलेटेड केस था। इसमें था कि ये किस शेड्यूल में है, सो ये हमारा 9th शेड्यूल में आता है। एंड 9th शेड्यूल एक्ट हमारा जब 9th शेड्यूल था, जब ये कोलियो केस हुआ था, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो मेरे थ्योरी पार्ट में ही कवर हो जाएंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।